हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आ चुके हैं अपना, जो कि मोशन इन प्लेन का ही पार्ट है, बट हम लोग इसे चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। जैसे मोशन इन प्लेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है जो प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट होता है, दूसरा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट है, और तीसरा हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, है ना। तो प्लेन मोशन को जनरली हम लोग 3 पार्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है इसको समझना है। और जनरली हमारा जो डिस्कशन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन होने वाला है। एक डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, होता क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर को आज, है ना। तो हमने इसके बारे में बता ही दिया आज का हमारा क्या टॉपिक है, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं हम लोग। ओके, तो इंट्रोडक्शन वाली बात हो गई, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी अभी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हम लोग मोशन वाले चैप्टर को, है ना। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है तो मोशन का हर एक पहलू आपका जानना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली क्या समझाना चाह रहा है, इसको ज़रा एक बार और हमें क्लिक करना पड़ेगा, है ना। व्हाट इज़ रेस्ट? ये बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ये बच्चा है और यहाँ पे फ़ैन रखा हुआ है और इसके बगल में एक टीवी रखा हुआ है, ठीक है। ये बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है और देख रहा है कि ना फ़ैन का डिस्टेंस इससे चेंज हो रहा है, ना ही इस टीवी का पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोल देते हैं कि भैया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी बॉडी इसके सराउंडिंग में चेंज नहीं कर रहा है अपना पोजीशन, दैट मीन्स कि ऑल ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट या आर एट रेस्ट, ठीक है ना। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। ये रेस्ट का डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। व्हाट इज मोशन? वहीं इसका डिफिनीशन आ जाए कि एक बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने सराउंडिंग से पोजीशन अपना चेंज कर रहा है, तो आप उसको आराम से कहते हैं कि दिस बॉडी इज़ नोन एज, दिस बॉडी इज़ इन मोशन। क्लियर है ना। फटाफट मूव करते हैं क्योंकि टॉपिक कुछ और है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक फ़ैन भी है और एक कार है ना। फ़ैन के ब्लेड्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ये कार भी मूव कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, मोशन में है। ये कार में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये कार चलती जा रही है, उसके साथ साथ इसमें पैसेंजर जो बैठे हैं ये भी मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा कहलाएगा मोशन, ठीक है ना। चेंजेस द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। अब मूव करते हैं। आर द पैसेंजर्स इन द बस एट रेस्ट आर इन मोशन। आपके सामने अभी एक बस मूव करेगा, आपको बताना है कि क्या पैसेंजर रेस्ट पे है या मोशन में है। चलिए, ये सबसे पहले हमने एक प्लेटफॉर्म बताया जहाँ बस स्टॉप होता है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर से बस आ रही है, बस देखिए इसका पहिया चलता हुआ आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। इस बस के पैसेंजर्स के बारे में आपको बताना है सबसे पहले, ठीक है। आप देखेंगे ये बस के पैसेंजर्स रेस्ट पे हैं या मोशन में हैं, आप बताइए। आपका आंसर क्या होगा, भैया बस चल रहा है, बस के साथ साथ जो इसमें बैठे हुए हैं ये भी मोशन में। ये हम देख के बता रहे हैं, लेकिन इस बस के अंदर जो पैसेंजर हैं उनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वो कैसा है, रेस्ट वाला है, ठीक है। पैसेंजर्स इन द बस आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनका जो पोजीशन है वो कैसा है, रेस्ट वाला है, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े हैं इनको भी समझ में आ रहा होगा कि यार ये बस तो मूव कर रहा है, तो इसके अंदर जो बैठे हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन इस बस के अंदर जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, पहले वाली सीट पे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, सबका पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। तो वो आपस में बोल सकते हैं कि यार हमारा पोजीशन तुम्हारे रिस्पेक्ट में कैसा है, रेस्ट पे, ठीक है ना। लेकिन बाहर से हम लोग को नज़र आ रहा है कि ये बस मूव कर रहा है, जिसके साथ साथ ये सारे पैसेंजर भी मूव कर रहे हैं। चलिए, पैसेंजर्स इन द बस आर इन मोशन रिलेटिव टू द पीपल एट बस स्टॉप। ये हमने पहले ही आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा क्या है भैया,
ये बस स्टॉपेज पे लोग खड़े हुए हैं, ये इसके अंदर पैसेंजर हैं। तो पैसेंजर बेसिकली क्या कर रहे हैं, बस स्टॉपेज पे दो लोग खड़े हुए हैं, उनके रिस्पेक्ट में ये बस क्या है, मोशन में है, ठीक है ना। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। हमको ये जानना जरूरी था, इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें आपको डिफिनीशंस दिखाए, मतलब कुछ एग्जांपल्स दिखाए, कुछ प्रैक्टिकल सी चीज़ें दिखाई कि जैसे हमारे डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड। भैया रेस्ट हो या मोशन हो, दोनों रिलेटिव टर्म है। किसी के रिस्पेक्ट में कोई चलता हुआ नज़र आता है, किसी के रिस्पेक्ट में कोई रेस्ट पे नज़र आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू विच एन इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोगों ने डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अभी तक बातें करी है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस था, जिसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे वो कह रहे थे भाई हमारे बगल वाली सीट पे जो बैठा हुआ है रेस्ट पे है। बट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे था, बस स्टॉपेज पे था, जहाँ पे खड़े हुए लोग कह रहे थे भैया बस तो चल रहा है, बस तो चल रहा है, और बस अगर चल रहा है तो उसमें जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो भी मोशन में है, ठीक है ना। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि यार मैं ना 20 मीटर चल के आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, मैं 20 मीटर चल के आ रहा हूँ। आपका सवाल आना आपके मन में आएगा भैया 20 मीटर तुम कहाँ से चल के आ रहे हो। कोई तो बात होगा जहाँ से तुमने नापा होगा, जहाँ से तुमने मेजर करा होगा। 20 मीटर कैसे आपने बोल दिया 20 मीटर, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से, किसी ना किसी जगह से हमने 20 मीटर कवर किया है, जहाँ से हम मेजर किए हैं। दैट मीन्स कि हमेशा हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा जब भी कोई ऐसी बात आपके सामने आएगी। बात समझ में आया। जैसे सपोज हमारा पिछले साल का रिजल्ट मान लीजिए 90% का था, इस बार हम अभी तक हमारा मान लीजिए फिर से पेपर हुआ, या हमारा यूनिट टेस्ट हो रहा है, हमने पहले वाले यूनिट टेस्ट में 100 नंबर ले आए, मान लीजिए 120 में, इस बार हमारे 110 नंबर आए। तो हमारे दिमाग में क्या हुआ, हमने कंपेयर करा, ध्यान दीजिएगा, हमने कंपेयर करा 120 में 110 या 100 पहले वाले टेस्ट में हमारा 100 नंबर आया था, तो 120 में हमारा 100 आया, दूसरे वाले टेस्ट में 120 में हमारा 110 आया। दैट मीन्स 120 हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस मार्क है, मार्क्स बोल सकते हैं आप, है ना, या उसे हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक भी आपके लिए एक रेफरेंस वैल्यू होता है, समझ में आया। तो अपने डेली जीवन में हर दिन हम हमेशा रिलेटिव बातें करते हैं, जैसे कि हमारे मामा जी क्या है, हमारे मम्मी के भाई हैं, तो हमारे क्या हुए, मामा जी हुए। अब मामा हमारे कैसे हुए, मम्मी के रिस्पेक्ट में हुए। भैया मम्मी नहीं होती तो मामा बोलते, नहीं बोलते, ठीक है ना। अब ऐसे चाचा जी कौन होता है भैया, जो पिताजी हैं उनके छोटे भाई को हम चाचा जी बोलते हैं। तो चाचा जी कैसे हुए चाचा जी हमारे, क्योंकि हमारे पिताजी के भाई हैं, तो पिताजी के रिस्पेक्ट में हमने बात किया ना, चाचा जी को बुलाया, चाचा जी सुनिए, चाचा जी कौन है भैया, हमारे पिताजी के भाई लगते हैं, इसलिए हम चाचा जी बोल रहे हैं। बात समझ में आया, अरे हाँ कि ना। तो हम अपने डेली लाइफ में हमेशा रिस्पेक्टिव बात करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, बात समझिए, है ना। दैट इज नोन एज रिलेशनशिप, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में, किसी वस्तु की सापेक्ष या तुलना में कौन सी वस्तु किस तरह से चल रही है, कितनी पोजीशन, कितनी दूरी पर खड़ी है, कितना उसका स्पीड है, कितना उसका वेलोसिटी है, कितना उसका एक्सेलरेशन है किसी के रिस्पेक्ट में। ऑल द थिंग्स इज नोन एज रिलेटिव थिंग्स, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। फिर से बस स्टॉपेज आया, ये हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर, जैसे हमने बताया, ये हमारा एक इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि ये सारे के सारे भी खड़े हुए हैं, रेस्ट पे हैं। बस में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, इन पैसेंजर्स के लिए ये जो बस है वो हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। इन पैसेंजर्स के लिए जो हमारा बस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो दोनों अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हम तो एक बस में बैठे थे, हम तो एक कार में बैठे थे, हम तो बाइक से चल रहे थे, लेकिन बगल में एक लड़का खड़ा था जिससे हम आगे चले आए, या लड़का पीछे चला गया,
इसका मतलब क्या था भैया, लड़का पीछे कैसे चला गया, आप आगे गए हो ना भाई, लड़का तो जहाँ था वहीं मान लीजिए खड़ा था। जैसे मान लीजिए एक बस स्टॉप पे हम खड़े हुए हैं, तो पता लगा यार बगल वाले बस में कोई ऐसा था जिसको देखने का मन कर रहा था और हमारी बस चल पड़ी। तो हमने कहा कि यार बस में एक ना पीछे एक ऐसा कोई था जिसको देखने का मन कर रहा था, लेकिन वो क्या हुआ, वो पीछे छूट गया, वो पीछे चला गया। भैया आप बोल रहे हो कि बस में आप बैठे हो, चल आप रहे हो, और बोल रहे हो कि पीछे चला गया। दैट मीन्स कि हमेशा आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू आप बातचीत करते हैं। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है ना। चलिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। वो सत्य हैं या असत्य हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के आप बोल रहे हो कि हाँ हमारे सीट के बगल में जो बैठा हुआ है वो रेस्ट पे है, यहीं पे प्लेटफॉर्म पे जो बैठा हुआ खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि भैया बस मोशन में है, तो बस के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी मोशन में है। तो ये असत्य बात भी है, कुछ लोगों के नज़र में सत्य बात है। जो प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हैं वो तो बस चल रही थी, वो तो बस चल रही थी, तो बस अगर चल रही है तो बस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो मोशन में हैं, लेकिन बस स्टॉपेज पे जो लोग खड़े हैं रियलिटी में खड़े हैं। तो मोशन में कौन है भैया, ये लोग हैं, लेकिन बस के अंदर जो खड़ा है जो बैठा है वो क्या बोलेगा कि प्लेटफॉर्म तो हमारा एक टू आगे आया था, एक टू पीछे गया, एक टू आगे आएगा, एक टू पीछे गया। तो पीछे गया इसका मतलब कौन डिस्टेंस कवर किया, ये बस के अंदर वाले जो लोग बैठे हैं यही तो चल रहे हैं भाई। अरे हाँ कि ना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भैया ये एब्सोल्यूट टर्म, ये नॉट एब्सोल्यूट, इसका मतलब एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो सत्य बात हो। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, रेस्ट आर मोशन बोथ आर नॉन एब्सोल्यूट थिंग्स। ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी, एक कार किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकती है, किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है, ठीक है ना। There is no frame of reference which is perfectly at rest. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस दुनिया में नॉट ए सिंगल एटम, कोई एक छोटा सा भी कण इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा भी कण रेस्ट पे नहीं है, सब चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम धरती पे खड़े हैं तो ये हमारा बिल्डिंग, ये हमारा लाइट बोर्ड या जो भी इंटरेक्टिव पैनल है ना, ये हमारा रेस्ट पे है। नहीं भैया, ये भी मोशन में है। कैसे मोशन में है, हम कहाँ पे हैं, धरती पे हैं। धरती तो चक्कर लगा रही है सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अरे हाँ कि ना। तो अगर धरती पे हम हैं, धरती ही चल रही है, तो हम कहाँ से रेस्ट पे हुए यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर धरती चल सकती है तो हम भी तो चल रहे हैं यार। अरे सोचो, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, सही बात है। तो कोई भी चीज परफेक्टली रेस्ट पे है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ इज एट रेस्ट। हम क्या कंसीडर करते हैं कि धरती रुकी हुई है, उसके बाद जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है, हम ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन रियलिटी में जो चंद्रमा पे होगा, जो जुपिटर पे होगा, जो मंगल ग्रह पे होगा, जो सन पे खड़ा होगा, मान लीजिए भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जाके सूरज भगवान पे खड़े हो गए, वो क्या कहेंगे, धरती के लोग तो भैया चल रहे हैं, बड़े उछद्दिर लोग हैं, बड़े परेशान कर रहे हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए मैन इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए को पैसेंजर। एक ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए ये ट्रेन है, हम कई सारे लोग एक ट्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट में, अलग अलग डिब्बे में, हमारे पड़ोस में आप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ट्रेन चल रही है, तो हम क्या कहेंगे, यार और दोस्त क्या हाल चाल है बताओ, हैं, बतियाते चले जाते हैं, सफ़र कट जाता है। मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली जाना हो, दिल्ली से बम्बई जाना हो, है ना। एक प्लेन है, प्लेन में आप इंडिया में बैठे अमेरिका में पहुंच गए, तो जो आपके बगल में को पैसेंजर होगा उसके रिस्पेक्ट में तो आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था ना भाई टाइम के साथ। अरे हाँ कि ना, समय के हिसाब से आपका उससे जो दूरी हो तो चेंज नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन जो धरती पे खड़ा होगा जब आप प्लेन में होंगे तो उसके लिए तो आपका पोजीशन बदल गया। आप जिस घर को छोड़ के अमेरिका पहुंच गए, उस घर से आप बोलते हैं तो अमेरिका आ गए, आपने अपना पोजीशन चेंज कर दिया। लेकिन जो बगल वाला पैसेंजर होगा, जब आपका ट्रेन या प्लेन चल रहा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन तो कांस्टेंट था ना। अरे हाँ कि ना। तो पैसेंजर हमारा
जो बगल में बैठा होगा वो रेस्ट पे होगा हमारे रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू ए मैन आउटसाइड द ट्रेन, ये क्या है, ए मैन इज इन मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट with respect to a co-passenger but he is in motion with respect to a man outside the train। हमारे रिस्पेक्ट में तो भैया तुम प्लेन में थे, ट्रेन में थे, हम तो धरती पे थे, खड़े हुए थे, हम नहीं चल रहे थे, तो हम तो बोलेंगे ना तुम तो भैया चल रहे हो, तो तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन तुम्हारे बगल में मान लो तुम्हारा पड़ोसी जो बैठा होगा ट्रेन के तुम्हारी बगल वाली सीट पे, वो तो कहेगा ना और दोस्त क्या हालचाल है तुम्हारा, भाई तो पीछे छूट गया। मान लो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं पीछे छूट गया, मैं तो भैया पैदल चलने वाला इंसान था, मैं धरती पे खड़ा हुआ था, मैं कहीं चल नहीं रहा था, प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, कुरकुरे खा रहा था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। बात समझ में आ रहा है कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ में आ गया कि भैया रेस्ट हो या मोशन में बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। अब हमारा जो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अब यहाँ से निकल के आएगा और आपके पल्ले पड़ेगा भी। रिलेटिव मोशन क्या होता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, समझाने वाला काम तो मैं कर ही दिया हूँ, छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ और दे रखा है। मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी एज वेल एज द ऑब्जर्वर। भैया हम जो स्टडी कर रहे हैं और जो ऑब्जर्वेशन जहाँ से हो रहा है और जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके टर्म में तो रिलेटिव बातें क्या हो रही है। मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी एज वेल एज द ऑब्जर्वर। इट इज ऑलवेज रिलेटिव, देयर इज नो सच थिंग्स लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो परफेक्टली चल रही है, परफेक्टली रेस्ट पे, ठीक है ना। मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम। भैया हमारे रेस्पेक्ट में तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में मान लो तुम बैठ के देख रहे हो अपने घर में अपने टेबल पे, और तुम्हारे रेस्पेक्ट में मैं बार बार इधर उधर डोल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भैया, डोल रहा हूँ, डोलने का मतलब हिल डुल रहा हूँ, है ना। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में तो मैं तो चल रहा हूँ ना भाई, अरे हाँ कि ना, चल रहा हूँ। तो ये बातें वही लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ। किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप किसी को बोलते हैं चल रहा है, और किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी को बोलते हैं कि रेस्ट पे है। बात समझिए, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा, है ना। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है अभी पीछे हमने बता दिया, फिर से एक बार और देख लीजिए। रेफरेंस फ्रेम इज एन एक्सिस सिस्टम, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तब आपको स्फेरिकल पढ़ने के मिलेगा, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल। लेकिन आपके डेली लाइफ में आपको दो तरह के जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सिस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, और वहीं पे अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में कंपोनेंट जहाँ लेने लगते हैं, एक वेक्टर को जब रिजॉल्व करते हैं तो किसी भी वेक्टर का पोजीशन जब आप लिख देते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, तो ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ये क्या होता है, ये हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ने लगते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको आता है कि इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो अपना वो क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन कहलाने लगता है, ठीक है ना। तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम बने हुए हैं, बस जो आपके लिए ज़रूरी है अभी एक्स वाई जेड चीज़ें पढ़ी हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस में आपने कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो रेफरेंस फ्रेम इज एन एक्सिस सिस्टम फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड अलोंग विथ ए क्लॉक अटैच टू द एक्सिस। हम बोलते हैं ना टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ तुम कितना मीटर चले, है ना, तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है, तुम पे फोर्स कितना लग रहा है, तुम्हारा लीनियर मोमेंटम कितना है, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये सारे के सारी चीज़ें हम क्या करते हैं पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं। तो इसी ने बोला कि एक्सिस से आप एक टाइम अटैच कर दीजिए, ठीक है ना। रेफरेंस फ्रेम कैन बी स्टेशनरी आर मूविंग, ठीक है। सपोज देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी। ये अब एग्जांपल जरा देखिएगा ध्यान से, एक कार चल रही है, इसमें एक पैसेंजर आगे जो ड्राइवर है उसके पीछे एक मतलब बैठा हुआ है। तो ए और बी कहाँ पे है, कार में है, और सी और डी धरती पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ग्राउंड पे हैं, अर्थ पे, ठीक है। ये दोनों मान लीजिए रेस्ट पे हैं, अर्थ पे हैं, ठीक है। ये खड़े हुए थे बेचारे सड़क के किनारे, आप कार में बैठ के जा रहे हैं, आपके पीछे कोई बैठा हुआ है, ठीक है। सपोज देयर आर टू पैसेंजर्स ए एंड बी सिटिंग इन ए कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। ये कार क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। टू स्टेशनरी पर्सन सी एंड डी ऑब्जर्व देम फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड से इन्हें देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व देम फ्रॉम ग्राउंड। हियर बी अपीयर्स टू बी मूविंग फॉर सी एंड डी। भैया बी जो है, सी और डी जो धरती पे खड़े हुए हैं, इनके लिए तो ये मोशन में, क्योंकि कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है ना। सिमिलरली सी अपीयर्स टू बी एट रेस्ट फॉर डी। सी अपीयर्स टू बी एट रेस्ट फॉर डी, लेकिन जो डी है इसको सी को देख के क्या बोलेगा, भैया रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों खड़े हुए हैं, धरती पे खड़े हुए हैं, सड़क के किनारे या सड़क पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में बतिया रहे थे, ठीक है, और दोस्त का हाल चल रहा, ठीक है। बट मूविंग बैकवर्ड फॉर ए एंड बी। ओहो भाई साहब,
ए और बी तो कार में बैठ के आगे जा रहे थे, तो सी और डी तो भैया पीछे रह जाएंगे ना। अरे हाँ कि ना, मान लो हम कार में बैठे हैं, हम चुक 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 करके जा रहे हैं, तो हमारे पीछे जो रहेगा वो तो कहेगा ना भैया कार वाले लोग तो आगे जा रहे हैं, बड़े लोग हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये दो कहेंगे भैया सी और डी तो पीछे चले गए। ठीक है ना, आई होप आपको लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। अब आपका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन। भैया देखिए ये हम कुछ एग्जांपल देने वाले हैं, अभी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, बस मेरा कॉन्सेप्ट बस ये रहता है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट से आपको इतना ज़्यादा समझा दूं, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया, कैलकुलेशन तो हो जाता है यार, हर एक बच्चे को पता होता है फार्मूला, लेकिन कॉन्सेप्ट गोल होने की वजह से उसके सवाल बनते नहीं है। इसलिए मेरा लॉजिक पढ़ाने का ये होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कैलकुलेशन आप सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट समझिए, कैलकुलेशन आप सीख जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा अभी आपके पास दो बहुत बढ़िया बढ़िया कार निकल के आने वाले हैं, ठीक है ना। ओ भाई साहब एक देखिए फिर से येलो वाली कार आ गई, येलो येलो डर्टी फेलो। ओ भाई साहब फिर से बस भी आ गया, दोनों चल रहे हैं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन वाले कार हो गए, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन आगे मैं सिखा दूंगा। तो हम कितने तरह के हम पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन। आपको जो सवाल मिलेगा जनरली इन्हीं दो केसेस, तीन केसेस मिलने वाले हैं आपको भी, देखिएगा मिक्स कॉम्बिनेशन भी एक आएगा। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों ऑब्जेक्ट दोनों कारें सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। ओ भाई साहब ये तो बहुत पुरानी कार लेके भाई साहब चल रहे थे, अंग्रेजों के ज़माने की कार है, ठीक है ना। और ये बस फिर से आ गया, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा सिचुएशन है ना, ये जो नेक्स्ट हमारा सिचुएशन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक कार इधर चल रही है, एक बस इधर चल रहा है, तो ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन के मोशन है। यहाँ पे क्या सिचुएशन आएगा, यहाँ का कैलकुलेशन होने वाला है कैसा है, ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे हम लोग। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं, मिक्स्ड का क्या होने वाला देखिएगा। एक कार ऐसे चल रही है जो कि पहले से चल रही थी, वो कार इधर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। जो सवाल जितने कैटेगरी के मोशन इन वन डायमेंशन बन सकते हैं, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, वो कैटेगरी मैंने बताया। पहला कैटेगरी जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दूसरा कैटेगरी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। कुछ के लिए कोई सेम डायरेक्शन में होगा, कोई अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिएगा तीसरा आ गया बस, अब ये भी चलने वाला है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। ये सिचुएशन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी में बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। अदर बुक अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत सारे मिलेंगे। एससी वर्मा साहब को कहीं से भी आप पढ़ लो, बहुत सारे सवाल इससे मिलेंगे रिलेटिव मोशन के। क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन पे आते हैं। हमने कहा हमको कैलकुलेशन सीखना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहाँ से ही हम सारे डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं। तो इस डायग्राम ने हमको समझा रखा है पहले से कि भैया ओरिजिन से आप बी तक जा रहे हैं, तो ये पोजीशन आपका एक्स बी हो रहा है, और यहाँ से आप यहाँ तक मूव कर रहे हैं, ए पोजीशन तक जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है भैया, एक्स ए हो रहा है। एक्स ए यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब बी टू ए जो गैप आएगा दैट विल बी एक्स ए बी। भैया ये डिस्टेंस एक्स ए, ये डिस्टेंस एक्स बी, दोनों को घटा दीजिए आपस में। एक्स ए बी क्या कहलाएगा भैया, एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए माइनस एक्स बी आपका क्या कहलाएगा भैया, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हम लोग वेलोसिटी लिखने जाएंगे भी आगे, ठीक है ना। तो एक्स ए बी क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक्स ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है ना, एक्स ए बी। क्लियर है ना। सो ये हमारा रिलेटिव पोजीशन बताता है किसी एक पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट फ्रॉम ए गिवन रेफरेंस पॉइंट एक्स ए बी। क्लियर है ना, ये लॉजिक आपको समझ में आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एक सवाल हम लोग को करना है बच्चों। सवाल में क्या बोल रहा है कि भैया सी द फिगर, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, बोला है कि मान लो
पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो ये आप प्लस साइन लेंगे, नेगेटिव लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आप मानेंगे। बोला है फाइंड एक्स बी ए, एक्स सी ए, एक्स सी बी, एक्स ए बी एंड एक्स ए सी। पॉइंट क्या है भैया, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ये आपका ओरिजिन है जहाँ से चीज़ों को मेजर करना है। बोला है अगर ओरिजिन से यानी कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए वो 4 मीटर का है, बी से सी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक है 6 मीटर का है, और ए से सी 4 और 6 जोड़ देंगे तो 10 मीटर आ जाएगा। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स बी ए यानी कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो लिखेंगे क्या एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है ना। एक्स ए और एक्स बी क्या होता है जरा इसको ध्यान दीजिएगा। एक्स बी क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, है ना। ये रिलेटिव पोजीशन बोल सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है ना। ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है यानी कि जहां जिसको हम मान रहे हैं कि ये हमारा हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, सापेक्ष पॉइंट, सापेक्ष बिंदु ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है हिंदी इतना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको हिंदी में बता दूँ, है ना। मान लीजिए कोई यूपी बोर्ड का बच्चा है, हिंदी माध्यम का बच्चा अगर देखे तो उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि हाँ यार ये ऐसे हो रहा है। एक्स ए क्या होगा बेटा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है ना। ऐसे ही एक्स सी आप लिखेंगे, ये भी आएगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है ना। आई होप एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स बी ए हमको चाहिए, यानी कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए हमको। एक्स बी माइनस एक्स इसकी वैल्यू होगा। एक्स बी की वैल्यू कितनी है भैया, एक्स बी ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये आप लिखेंगे 4 मीटर, और ए तो ओरिजिन पे ही खड़ा है तो ये 0 मीटर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी +4 मीटर आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक्स सी ए आप लिखेंगे तो ये आएगा रिलेटिव पोजीशन या पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। फिर से आप क्या बोलेंगे भैया, सी पॉइंट कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, तो ये 10 मीटर माइनस 0 मीटर लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों +10 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली एक्स सी बी आपको लिखना है, एक्स सी बी यानी कि पोजीशन ऑफ सी माइनस पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन, ठीक है। तो देखिए एक्स सी की वैल्यू क्या है 10 मीटर है, एक्स बी की वैल्यू क्या है, ओरिजिन से कितना दूरी पर है 4 मीटर की दूरी पर है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 6 मीटर पॉजिटिव आएगा, यानी कि आप ओरिजिन से दाहिनी तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली लास्ट में आपसे पूछा है एक्स ए सी पूछा है। अब देखिए इसको आप लिखेंगे एक्स ए माइनस एक्स सी लिखेंगे। ए तो आपका ओरिजिन पे ही खड़ा हुआ है यानी कि 0 मीटर, सी कितनी दूरी पर है भाई 10 मीटर की दूरी पर है, तो ये -10 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका बच्चों -10 मीटर। -10 मीटर का मतलब ये हो गया ए से आप सी की तरफ जा रहे हैं, है ना। लॉजिक समझ में आया या लेफ्टवर्ड जा रहे हैं, सी से आप ए की तरफ चल के आ रहे हैं तो आपको कितना चलना पड़ रहा है 10 मीटर चलना है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव साइन ये बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जरा हम डिफिनीशन आपको पढ़ दें, हमको कुछ नहीं करना होता। रिलेटिव वेलोसिटी में जो एक्स ए बी निकाल रहे थे, जैसे मान लीजिए एक्स ए बी आप लिख रहे हैं, ये एक्स ए माइनस एक्स बी कर रहे हैं, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ए कितनी दूरी पर है एक्स ए बी। अगर हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें, ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स ए बी डिवाइडेड बाई मतलब एक्स ए बी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी बाई डी टी एक्स ए बी लिखेंगे और यहाँ क्या आएगा एक्स ए बाई डी टी माइनस डी एक्स बी बाई डी टी हो जाएगा बच्चों।
सो ये आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अब डिफिनीशन आप पढ़िए, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी with which A appears to move if B is considered to be at rest। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपको, मान लीजिए ये A है और ये B है, यहाँ से आप चले और ये हमारा B भी चल रहा था, वेलोसिटी ऑफ B इस तरफ है और वेलोसिटी ऑफ A मान लो इस तरफ है, मान लो, है ना। तो अगर आप VAB लिखेंगे तो बच्चों ये आएगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, ठीक है ना। जो डिफिनीशन में ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, बस ये मैं समझा दूँ क्योंकि ये तो आप इधर देख चुके हैं। ये बोल रहा है कि अगर आप ये लिख दें वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तब आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे हम B को क्या मान ले रहे हैं कि V रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी आप क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। क्या लेंगे भैया, 0। थोड़ा इसको हम हटा दें, नीचे लिख दिए थे, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि अब ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ए किस वेलोसिटी से कवर कर रहा है, ए बी से कवर कर रहा है जब आप बी को रेस्ट पे मान ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप बी को रेस्ट पे मान ले रहे हैं तो ए कितने वेलोसिटी से चलने लगा, वी ए बी से चलने लगा। क्लियर है ना। दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है। इन अदर वर्ड, if it is the velocity with respect to A appears to move as seen by B considering itself to be at rest। यानी कि B पे खड़े हो जाओ और आप देखो कि भैया B पे हम मालूम हम B हैं और पीछे से हमारे A आ रहा है, तो हम कहेंगे भैया अगर हम रेस्ट पे हो जाएं तो बताओ हमारी तरफ A कितने रफ्तार से आ रहा होगा, तो हम वहाँ पे बोलेंगे VAB से आ रहा होगा। दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट करने का तरीका है, समझने का क्या तरीका होता है, जरा इसको समझिए। ये शॉर्टकट वाला जरा बहुत छोटा डिफिनीशन जरा देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है इट इज़ द रेट एट विच रिलेटिव पोजीशन इज चेंजिंग। ये जो रिलेटिव पोजीशन है ये डिफाइन कर रहा है। ये जो शॉर्टकट में छोटे से लाइन में लिखा गया है ये VAB के बारे में बात कर रहा है। XAB क्या था, रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B था। दैट मीन्स कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेट विथ विच XAB चेंजेस। XAB यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में A और B के बीच में X जो रिलेटिव पोजीशन हो किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। आई होप आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा नोट हम लोगों ने एक दो असाइन करा है। ऑल वेलोसिटीज आर रिलेटिव एंड हैव नो सिग्निफिकेंस अनलेस ऑब्जर्वर इज स्पेसिफाइड। इसके कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही कहीं ना कहीं मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दुनिया का कोई भी वस्तु रेस्ट पे नहीं है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये अच्छा हमारे रिस्पेक्ट में चल रहा है तो हमारे रिस्पेक्ट में चल रहा है, अच्छा ये हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट रहने का मतलब हमारे और उसके बीच के, मान लो A मैं हूँ और B कोई और बच्चा है, ठीक है ना। तो A और B मेरे और बच्चे के बीच में अगर डिस्टेंस हमारा फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे भैया तू तो रेस्ट पे बाटा, भैया तू तो रेस्ट पे बाटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट पे वहाँ कहलाएगा। लेकिन अगर A और B मेरे और B के रिस्पेक्ट में, मैं A हूँ मेरे रिस्पेक्ट में B है, मान लो एक B ऑब्जेक्ट है और हम दोनों के बीच में जो गैप था शुरू में वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे हमारे रिस्पेक्ट में B क्या चल रहा है, B चल रहा है किसी वेलोसिटी से और उस वेलोसिटी को बोलेंगे VAB बोलेंगे, ठीक है, या VBA बोल देंगे। क्लियर है। ये वाली बात आपको बता दी। हाउ एवर वेन वी सी वेलोसिटी ऑफ A, व्हाट वी मीन इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज एज्यूम टू बी एट रेस्ट। आगे बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, मैंने स्टोरी बता दी है सारी। मान लो हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है A जो कि एक VA वेलोसिटी से चल रहा है। यार ये VA वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
यानी कि हम लिखेंगे VA माइनस VG लिखेंगे। और दुनिया को पता है कि हम मानते हैं जब भी कैलकुलेशन करते हैं कि धरती रेस्ट पे है, तो हमको क्या निकल के आ जाता है भैया, VA निकल के आ जाता है। समझ में आया? किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम जब बताते हैं तो जनरली ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ये बात कर रहा है। सिमिलरली मान लो ऑब्जेक्ट B था, ये VB से चल रहा था, यानी कि इसको क्या समझेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमेशा आपके दिमाग में ये जरूर बात आना चाहिए जब भी इस तरह के कैलकुलेशन आपके सवाल में आ जाएं या आपको कहीं बताना हो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ G करेंगे, फिर से आप करेंगे भैया वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ B, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन की स्टोरी हमने पीछे बता दी है, ये पूरी स्टोरी हमने यहाँ पे पीछे बता दिया है आपको, ठीक है। समझ में आया? इसी चीज़ को बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। वन डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, टू डायमेंशन में करना हो तो वो भी आराम से हो जाएगा कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन में चल रहा था, एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। जस्ट एग्जांपल में थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, ज़्यादा इसकी डिटेल क्योंकि 2D हमें पढ़ाना ही है, रिलेटिव मोशन इन 2D हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो मान लो जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है, VA से चल रहा है। अब ये एक्स वाई दोनों प्लेन में मूव कर रहा है, ओ भाई ये एक्स वाई दोनों प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। अगर लेक्चर फास्ट हो रहा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि भैया थोड़ा स्लो पढ़ाया जाए। XAB, तो यहाँ मान लीजिए ये थीटा डिग्री पे जा रहा था, तो आपको VA का एक कंपोनेंट मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ A अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो भी इसका कंपोनेंट आएगा I कैप, प्लस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस जो भी कंपोनेंट आएगा J कैप। और एक ऑब्जेक्ट है ऐसे VB से चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी मान लीजिए कुछ अल्फा एंगल बना रहा हो, तो इसके पास भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस पे आएगा, एक वाई एक्सिस पे आएगा। तो आप फटाफट यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ B, सॉरी हम थोड़ा सा A और B और जस्टिफाई कर दें यहाँ पे आपके लिए, एक्स एक्सिस पे है लेकिन किसकी वेलोसिटी है, ठीक है ना, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं वेलोसिटी ऑफ A अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ A अलॉन्ग वाई एक्सिस। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ B अलॉन्ग एक्स एक्सिस I कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ B अलॉन्ग वाई कैप अलॉन्ग वाई एक्सिस J कैप कर देंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टर के टर्म में आ जाएगा। इस तरह से अब VA भी यहाँ निकालेंगे तो एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो आपस में जैसे भी होना है, जोड़ घटाना होना है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बता दूँ। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B लिखेंगे तो फटाफट क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ A क्या है, एक्स I कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ A अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ B अलॉन्ग एक्स एक्सिस I कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ B अलॉन्ग वाई एक्सिस J कैप। ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे। दिस इज नोन एज मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन 2D में अगर आएगा आगे हम पढ़ेंगे तो ये काम हम करेंगे। तो वहाँ आएगा वेलोसिटी ऑफ A अलॉन्ग एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ B अलॉन्ग एक्स एक्सिस I कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ B अलॉन्ग एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ A अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, क्योंकि हम J कैप आगे लिखेंगे, वाई एक्सिस पे रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ A क्या है भैया, वाई एक्सिस पे, और वेलोसिटी ऑफ B क्या है, वाई एक्सिस पे। इसको आपस में घटा देंगे और J कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अभी हमको इसको यहाँ पढ़ना नहीं है बच्चे, हमको आगे पढ़ना है, ठीक है ना। आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सवाल बनाएंगे फटाफट तो अभी सब निकल जाएंगे, आराम से हो जाएंगे सारी चीज़ें, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ A वंस मोर करते हैं। मान लीजिए ये एक ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में ये एक्स B है, ये B ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे था, ये VB से ऐसे चल रहा है, और यहाँ से ये हमारा ओरिजिन मान लीजिए या रेफरेंस लाइन मान लीजिए, ये ओरिजिन या रेफरेंस लाइन मान लीजिए, और ये बच्चों हमारा पॉइंट A है जो कि इस डायरेक्शन में VA से चल रहा है। तो इसका XA है, इसका XB है, इसका XA हो गया बच्चों पोजीशन, ठीक है। ओरिजिन से A पॉइंट हमारा XA डिस्टेंस पे है, XA डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ओरिजिन से B पॉइंट हमारा XB डिस्टेंस पे है। तो करने वाले वही हैं जो पीछे हमने किया था। हमारा हम बोलेंगे भैया XAB क्या है, तो आप कहेंगे सर XA माइनस XB ही हमारा क्या है, XAB है, तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, DXAB
बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स ए बाई क्या करेंगे भैया, डी टी करेंगे माइनस डी एक्स बी बाई डी टी करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अगर यही आपसे पूछता कि हमको वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, ये अगर हमको निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे भैया रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, आप कहेंगे भैया एक्स बी माइनस एक्स ए है। ध्यान दीजिएगा, फिर से आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो डी एक्स बी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बी बाई डी टी करेंगे माइनस डी एक्स ए बाई डी टी कर देंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या मिला बच्चों, ये मिला आपको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी, और इसको वैल्यू क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये आपको क्या मिल गया, वी बी ए मिल गया। वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या हमारा निकल के आ रहा है, जरा इस इक्वेशन को देखेंगे। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखिए पहले आप ध्यान से। वी ए बी बराबर क्या है, वी ए माइनस वी बी है। वी बी ए क्या है, वी बी माइनस वी ए है। तो हम वी ए बी और वी बी ए में एक रिलेशन बता सकते हैं कि भैया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर हमारा होगा नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के। तो इन दोनों के बीच में ये हमारा रिलेशन आ गया है ना भाई साहब। मान लीजिए वी ए बी इधर जा रहा है तो वी बी ए किधर आता नजर आएगा, इस तरफ नजर आएगा, क्योंकि माइनस साइन आपको बता देता है। ठीक है ना, बस इतना सा फर्क है। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1D या इन 1D, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन 1 डायमेंशन। ठीक है, चलिए एक नोट और आपको मिल गया पुनः। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। ये क्या है भाई, आप एक कार में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप एक कार में बैठे हैं, कार की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, हम खड़े हुए हैं, आप खुद से बात कर रहे हो यार मेरा कार तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मेरी रफ्तार क्या है, मेरी रफ्तार क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। तो कार के रिस्पेक्ट में तुम तो भैया स्टीयरिंग मान लो चला रहे हो, तुम ही ड्राइवर हो, तुम ही चला रहे थे, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में स्टीयरिंग से डिस्टेंस बढ़ता घटता रहता है क्या, नहीं ना। तो आपकी खुद की रफ्तार कार के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। हो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, फिर से बताते हैं। मान लो मैं बाइक चला रहा हूँ, हमने अपना स्पीडोमीटर में देखा यार 50 मीटर पर सेकंड, हमने कहा यार इस बाइक के रिस्पेक्ट में मेरी रफ्तार क्या है, तो आप भी 50 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे और बाइक भी आपकी 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ मी विथ रिस्पेक्ट टू माई बाइक क्या आएगा, 50 माइनस 50 करेंगे 0 आएगा, बेली आएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो जरा प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ऐसे सोचिएगा जैसे मैंने समझाया आपको। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा हमेशा वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एन ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, बी इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। भाई साहब देखो, ए ऑब्जेक्ट कितने रफ्तार से चल रहा है, बी ऑब्जेक्ट कितने रफ्तार से चल रहा है, बोल रहा है ए चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, भैया 5 मीटर पर सेकंड से चलते हैं, और बी चल रहा है कितने रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आगे पीछे कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूँ कि भैया ए को आगे बना दो बी, ऐसे भी बना लो डायग्राम। ये बी है, ये क्या है 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये ए है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये आपकी मर्जी की आप कैसे बनाते हो, है ना। अगर आपको संकोच लगे कि यार पता नहीं ये कैसे लिख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको चाहो पहले बना दो, कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे है ना, मीटर पर सेकंड। अब सवाल पढ़ लें। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहे थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमने दोनों बना दिया डायग्राम। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, भैया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोला है करने के लिए, वेक्टर फॉर्म लगाना है, वेक्टर लगा दो, कोई इशू नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए,
वेलोसिटी ऑफ बी कितना है दोस्त, 20 मीटर पर सेकेंड। कौन है एक्सिस पे है भैया, आई कैप मान लो। वेक्टर के टर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं वेक्टर के टर्म में कैसे लिखूंगा, ये ऐसे होता है तरीका। 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पे ही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है, तो इसलिए यहाँ प्लस ही लगा है। तो आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या है आंसर आएगा भैया, 15 मीटर प्रति सेकेंड आई कैप। इसका मतलब क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए इसको मैं समझा भी देता हूँ डायग्राम के थ्रू। वेलोसिटी ऑफ, अब ये चलेगा वेलोसिटी ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चलेगा, और ये वेलोसिटी ऑफ ए आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे 0। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। ठीक है ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया कि भैया ए को हम रेस्ट पे मान ले रहे हैं और उसके पीछे पीछे कौन आ रहा है, उसका पीछा कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने मीटर पर सेकंड से, 15 मीटर पर सेकंड से। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कि एक को आप मान लेंगे रेस्ट पे, तो दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू जो रेस्ट पे है उसके रिस्पेक्ट में वो किस रफ्तार से चल रहा है, वही आपका रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। यानी ए और बी के बीच में जो गैप है वो इस वेलोसिटी से कवर किया जा रहा है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये पहला सवाल हो गया आपका। दूसरा सवाल आप फटाफट कर सकते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखने के लिए ए वी ए बी लिख देंगे, तो ये आएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। फिर से वही काम करिए, देखिए 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख देंगे अगर वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं, माइनस बी की रफ्तार भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो 20 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में भैया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये आई कैप हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड आई कैप। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपको ए की रफ्तार कम थी, बी की रफ्तार ज़्यादा थी, तो जब ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो निगेटिव में आंसर आएगा। क्लियर है ना। आई होप आपको सवाल समझ में आया, सवाल का सलूशन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली एज शोन। यहाँ पे डायग्राम में आपको दे दिया गया है पहले से, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और इसको मानेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्सिस मानेंगे। बोला है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर लिखना होगा तो फिर से वे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी लिखेंगे बच्चों। ठीक है। अब अगर वी बी के बारे में बात करेंगे तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो ये लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस लिखेंगे, और पहले से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो यहाँ माइनस 12 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिखेंगे। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा वी ए बी का, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 12 और 10 कितना होता है 22 मीटर पर सेकेंड। कौन डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे चल रहा है। तो पहला सवाल का जवाब आई होप आपको मिल गया होगा। ठीक है ना। सेकेंड सवाल जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। बोला है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, लिखेंगे वी बी ए इज इक्वल्स टू, अब अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है, फार्मूला क्या होगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा टोटल, माइनस 22 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। नेट वेलोसिटी वी बी ए का किधर आएगा भैया, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, माइनस 22 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर चाहो तो यहाँ से कंपेयर भी कर लो, आप देख सकते हैं वी ए बी बराबर आ रहा है माइनस ऑफ वी बी ए के। ठीक है ना, एक प्लस आ रहा है तो दूसरा माइनस आ रहा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सवाल का, और इसका सलूशन भी समझ में आया होगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन दोस्त, रिलेटिव एक्सेलरेशन में हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ ए अगर इधर है और वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट अगर इधर है, मान लो ऐसे चल रहे हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है ना। हमने अभी वी ए बी लिखा था बच्चों,
वी ए बी बराबर क्या आया है, वी ए माइनस वी बी आया है। अगर हम इसको, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे भैया, टाइम के रिस्पेक्ट में इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, वी ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी वी ए बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी वी ए बाई डी टी माइनस डी वी बी माइनस डी टी। तो बच्चों ये क्या आएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए आएगा माइनस ये एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी आएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्त, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बिटवीन ए एंड बी, ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या आया है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अगर ज़्यादा तेज हो रहा होगा तो भैया ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि भाई साहब थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ठीक है ना। अगर हमको एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ से अगर देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए कर देंगे बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ गया। सो इट इज द रेट एट विच रिलेटिव वेलोसिटी इज चेंजिंग, ये होता है रिलेटिव एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, और डेरिवेशन हमने बगल में लिख दिया आपको। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे जब हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो, ये समय के हिसाब से चेंज ना हो रहा हो, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो, तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो अगर हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमें मोशन लिखना है इक्वेशन का, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, मान लीजिए ऐसे लिख दें, इसको हटाते हैं, ए बी हटा देते हैं, हम रिलेटिव के टर्म में लिख देते हैं, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। वी रिलेटिव, इसका मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वी रिलेटिव बराबर लिखेंगे यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इनटू टाइम। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। जब भी आप रिलेटिव मोशन पढ़ते समय इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है भैया, एस रिलेटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो रिलेटिव हो दोनों के बीच में, इज इक्वल्स टू यू इनिशियल जो भी आ रहा है रिलेटिव दोनों के बीच में इनटू टाइम करेंगे प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन, कैसा, रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू टी का स्क्वायर। ये बच्चों आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिश्ता, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी कौन सा, रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए रिलेटिव इनटू डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव दोनों के बीच में क्या है। ये बच्चों आएगा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको याद होना चाहिए, सिंपल है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहाँ पे हर जगह रिलेटिव रिलेटिव लिख देंगे, जो टाइम को छोड़ के, क्योंकि टाइम हमेशा वो चलता रहता है, टाइम तो हमेशा रिलेटिव है। आप जहाँ से ऑब्जर्वेशन करेंगे हमेशा रिलेटिव ही देगा जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ें। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन क्या होता है, मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, दूसरा उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस घट रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर समय के हिसाब से दोनों के बीच में डिस्टेंस घट रहा है, कहते हैं भैया इसको ओवरटेक करो, ओवरटेक करने का मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस घटेगा, तो उसे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अगर आप ओवरटेक तो करना चाह रहे हैं लेकिन जो आपके सामने चल रहा था गाड़ी वो बहुत तेज जा रहा है, आपकी वेलोसिटी उसके कंपेरिजन में बहुत कम है, तो लगातार आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जब डिस्टेंस बढ़े दो ऑब्जेक्ट के बीच में चलते समय तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जब दो ऑब्जेक्ट को आप चलता हुआ देख रहे हैं लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस लगातार घट रहा है तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इफ द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग देम, ये क्या है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि दोनों, ये एक्चुअली ये कंपोनेंट क्यों लिख दिया गया, क्योंकि ये कहता है कि भाई 1D हो या 2D हो, दोनों में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 1D मोशन हो चाहे 2D मोशन हो। 2D मोशन होगा तो क्या करेंगे, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग कंपोनेंट लेंगे। कंपोनेंट का मतलब वेक्टर को रिजॉल्व करना, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर आगे मूव करते हैं। If the separation is decreasing, we say it is velocity of approach. पीछे हमने कहानी बता दिया। If the separation is increasing, then we say it is a velocity of separation. सिंपल सी बात है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी बढ़ रही हो तो बोल देना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाली बात है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस घट रहा हो, दूरी घट रही हो, तो आप बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाली बात है, बस बात खत्म। In one dimension, since relative velocity is along the line of joining of A and B, one dimension का मतलब होता है भैया एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट या तो ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, या तो इस तरह से ऑब्जेक्ट भी चले या तो इस तरह से चले, तो ये होता है हमारा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। इसे बोल देते हैं बच्चों लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी वही बोला था कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग दोनों को क्या करिए, आप कंपोनेंट ले लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट का जिसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालना चाह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो कंपोनेंट किधर लेंगे, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, VAB, अगर मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया VAB, आप सिंपल लिखेंगे VA माइनस VB लिखेंगे, या VBA अगर आपसे पूछ लिया तो आप यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे VB माइनस VA, सिंपल जो पीछे पड़े वही लगाना है। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो दोनों अगर मैंने बताया सिचुएशन अलग अलग होगा, अगर डिक्रीज दोनों के बीच में रिलेटिव पोजीशन घट रहा है या दूरी घट रही है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनेगा, और अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बनेगा। लेकिन ये किधर लेंगे, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग की तरफ होगा, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। दिस विल गिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यही फार्मूला यहाँ इंप्लीमेंट होना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, सवाल करते हैं। ए पार्टिकल ए इज मूविंग विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, ए चल रहा है राइट की तरफ और बी चल रहा है किधर, लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। कितने स्पीड से चल रहा है भैया, कितनी रफ्तार दी हुई है, 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। फाइंड दियर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सोचो जरा ध्यान से, एक कार ऐसे चल रही है, इधर एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, दोनों के बीच में पहले रिलेटिव पोजीशन था XAB। अब जरा सोच के देखो, जब ये ऐसे से बढ़ेगा, ऐसे बढ़ रहा है बच्चों, ऐसे बढ़ रहा है, तो क्या वेलोसिटी दोनों के बीच में सेपरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऐसे सोचो जरा। एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है, तो लगातार दोनों के बीच में गैप तो कम हो रहा है, तो इसे बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। अब निकाल लो फटाफट, क्या ही इशू है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है आपको, तो लिखेंगे आप वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देख लीजिए, A की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, आई कैप माइनस, देखो डायरेक्शन उल्टा है तो यहाँ एक माइनस और लगाएंगे, मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, यहाँ पे क्या आएगा भैया 22, ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, तो 22 मीटर पर सेकेंड आई कैप आ गया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में लगातार डिस्टेंस कम होता जा रहा है, इसलिए AB क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ठीक है। समझ में आया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालेंगे, वही सेम मेथड अप्लाई करना है। अगर डिस्टेंस घट रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में बढ़े तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। चलिए ध्यान दीजिए,
ए पार्टिकल ए इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो ध्यान से सोचो, एक तो तुम्हारे पीछे गाड़ी आ रही है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये मान लो तुम हो, ये तुम हो, तुम ही हो, ये तुम हो, तुम 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तुम्हारे पीछे कार आ रही है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब ये जरा सोचो, तुम्हारी रफ्तार कम है, पीछे वाली रफ्तार ज़्यादा है, पीछे वाले कार की रफ्तार ज़्यादा है, तो तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस लगातार घटेगा कि बढ़ेगा? सोचो 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 सोचो, घटेगा ना भैया, घटेगा। भाई वो तेज आ रहा है ना, तुम्हें जल्दी से ओवरटेक कर लेगा, है कि ना? कर लेगा। मैं अगर माइन्यूट लेवल पे बात करूं तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड है इसका क्या मतलब है, ये 5 मीटर पर सेकंड इसका क्या मतलब है, जरा मतलब बताइए। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है ए वाली जो कार है, ए कवर करेगा 20 मीटर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। और ये बी के बारे में बात हो रही है, बी कवर करेगा 5 मीटर 1 सेकंड में। अब सोच लो, ज़्यादा डिस्टेंस 1 सेकंड में कौन कवर कर रहा है, बी की ए कर रहा है ना भाई। सो दोनों के बीच में जो रिलेटिव गैप होगा वो घटेगा लगातार। एक्स ए बी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे कहलाएगा ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब लगा लो यार, इतना तो समझ में आ ही गया आपको, वी ए माइनस वी बी, इसकी वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ठीक है ना बच्चों। वेलोसिटी ऑफ ए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही है। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी आप लिखेंगे तो ये कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, कौन डायरेक्शन में भैया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और सोल्यूशन तो समझ में आ ही जाएगा भाई, इतना कौन सा बड़ा सवाल है। हो लो, ए पार्टिकल ए इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, पार्टिकल बी इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स राइट, another particle C is moving at speed of 10 meters towards left। ये डायग्राम तो भाई दिख रहा है आपको, चाहे सवाल में पढ़ दूं चाहे डायग्राम देख के आप समझ लो। द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 100 मीटर। शुरू में दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप था, ध्यान दीजिएगा, शुरू में दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप था, और एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ये जो सी कार है वो बी के पैरेलल है, मतलब जहां सी था वहीं बी है, ध्यान दीजिएगा, ये बी है, हमने कवर कर दिया इसको लाइन बना के, ये ऑब्जेक्ट बी है और ये सी है, दोनों एक जगह में ऐसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे, उधर से ए आ रहा था, समझ में आ रहा है, लेकिन बी इधर जा रहा है और सी इधर आ रहा है, सी किधर जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, और बी ए से दूर जा रहा है ना। अब तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, आगे कहानी देखते हैं। फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन सी मीटिंग बी, जब ये सी बी को मिला और जब सी ए को मिला, यानी कि जब सी ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट के पास से गुजरा और जब ए ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगा तो दोनों के बीच में कितना समय लगेगा। तो बेसिक चीज क्या है, हम सबसे पहले निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो लिखेंगे आप वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस -10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या आ गया, ये आ गया बच्चों, माइनस माइनस ये फिर से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया सर आई कैप की तरफ, वेलोसिटी ऑफ ए सी जो कि कहलाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब सवाल ये पूछा है कि
सी ए को कितनी देर में मिलेगा, बी को तो पता है बी टी इज इक्वल टू 0 पे मिल रहा है, मान लो यहाँ से टी इज इक्वल टू 0 पर सी बी से मिल रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया। अब टाइम बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड सी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। गलत लिखा है हमने, गलत लिखा है, गलत लिखा है, इसको मुझे नीचे करना चाहिए। तो समय निकाल रहे हो ना, तो समय का मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी या ए एंड बी डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो आप लिखेंगे ये 100 मीटर, फार्मूला लिख देते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, काफ़ी बच्चे छोटे छोटे सवाल में ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, बड़े बड़े सवाल तो और नहीं समझ में आते, लेकिन छोटे सवाल में और ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, जहाँ कम होना चाहिए। एक्स ए सी बोल दीजिए या एक्स ए बी बोल दीजिए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। तो बच्चों 100 मीटर का गैप है, 20 मीटर पर सेकेंड से आपको कवर करना है। आप देख सकते हैं कितना समय लगेगा बच्चों, ये आएगा, आप काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 5 सेकेंड आएगा। यानी कि सी ऑब्जेक्ट ए तक पहुंचने में 5 सेकेंड खर्च करेगा। कितना समय लगा, 5 सेकेंड लगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। जहाँ कहीं इशू होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आगे से इस चीज़ को आपको कमेंट में रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है। फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। ओ भाई साहब, यहाँ पे ना 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी है, धरती माता इसको भी नीचे खींचेंगे जी से, इसको भी नीचे जी से खींचेंगी, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा आपको, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में आप सिंपल लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि भैया पहला जो ए ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसको मान लेते हैं S1। 1 सेकेंड में कितना ऊपर जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, 5 × 1 माइनस 1/2 इंटू जी। माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो धरती माता नीचे खींच रही है, इंटू 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो S1 बराबर क्या आ गया, ओ भाई साहब 5 - 5 आया, इसकी वैल्यू आएगी 0, यानी कि 1 सेकेंड में वो धरती पे फिर से टपक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब जरा S2 के बारे में बात करते हैं। ये SA मान लीजिए है और ये SB है। B ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 1 सेकेंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस पे कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना बोला है 1 सेकेंड, माइनस 1/2 इंटू 5 करेंगे इंटू 1 का ये 10 करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड रखने के लिए, ये हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो फिर से कितना आएगा, 5 आएगा। सो SB की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 10 - 5 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। सो SB - SA कर दीजिए, रिलेटिव पोजीशन आपसे पूछा है, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो यह बच्चों ये आएगा 5 मीटर माइनस 0, क्या आएगा 5 मीटर माइनस 0 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों, SBA, दोनों के बीच में, A और B के बीच में कितना गैप आएगा, 5 मीटर का गैप आया, ठीक है ना। ये हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बताया। मेथड 2 हम लगाएंगे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हमको दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, दोनों ही कंडीशन में धरती माता नीचे ही हैं, मतलब नीचे ही फोर्स लगाएंगी, तो दोनों का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस जी होगा, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जी प्लस जी करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये 0 आएगा। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये देखिए ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे
ये यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप माइनस 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही बात हो रही है बच्चों। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आप लिखेंगे तो ये आएगा कितना, -5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में भैया, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, ठीक है ना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, सो आप लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -5 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में है भैया, जे कैप की तरफ है, इनटू टाइम 1 सेकेंड कर देंगे, आगे की चीज़ें जीरो हो जाएंगी क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। तो ये आ गया एस ए बी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, -5 मीटर आ गया, ठीक है ना। ये जे कैप आया है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे बच्चों, एस ए बी बराबर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 5 मीटर आएगा। हमने वेक्टर के टर्म में कैलकुलेट करा है इसको, और देखिएगा ध्यान से, एस बी ए की वैल्यू पॉजिटिव 5 मीटर आई थी, एस ए बी की वैल्यू नेगेटिव 5 मीटर आया है, तो हमको ये पहले से पता है एस ए बी बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ एस बी ए होता है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख देता, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखा होता, वी बी ए लिखा होता बच्चों, तो आप फटाक से कहते कि सर ये 10 होगा और ये -5 कर देंगे तो ये +5 मीटर पर सेकेंड आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा जब वी बी ए लिखूंगा। तो यहाँ से जब एस बी ए आप कैलकुलेट करेंगे, एस बी ए कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, लिखेंगे आप यू बी ए इंटू टाइम, तो एस बी ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 गुणे 1 आएगा या 5 × 1 आएगा, तो एस बी ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 5 मीटर ही आ रहा है। तो दोनों मेथड से आंसर हमारा वही आएगा, चाहे इस मेथड को फॉलो करिए चाहे इस मेथड को फॉलो करिए। रिलेटिव एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा जीरो आएगा, ये बात यहाँ पे रहे आपके। जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों जीरो आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बहुत अच्छे सवाल हैं अभी। ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 150 मीटर हाई and simultaneously another ball is thrown vertically upwards with a speed of 30 meter per second from the foot of the building. Find the time after which both balls will meet. G की वैल्यू यहाँ पे +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। देखिए यहाँ से फिर से वही आप दोनों इक्वेशन लगा सकते हैं, S1 निकाल लीजिए, S2 निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन से कि भैया नीचे वाला जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, तो S2 की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाला नीचे टपक रहा है 20 मीटर पर सेकंड, तो S1 की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। फिर से मेथड 1 मेथड 2 आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेथड 1 चलिए बता ही देते हैं। मेथड 1 से अगर आप करेंगे तो S1 लिखने जाएंगे तो देखिए जो ए ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड फेंका गया है, तो इसमें वेलोसिटी टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम पॉजिटिव अगर कंसीडर कर लें तो जी भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, मान लीजिए टी हो गया। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे +12 × 10 × t² करेंगे बच्चों। भैया समय सेम रहेगा, चाहे पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए बात करें चाहे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए बात करें, तो टी टाइम में ही दोनों मिलेंगे, तो टी टाइम दोनों के लिए कॉमन होगा 20t प्लस इसे काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 5t² हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। S2 की वैल्यू बच्चों आप लिखेंगे, S2 किधर जा रहा है बच्चों, ऊपर जा रहा है, ये B ऑब्जेक्ट किधर फेंका गया, ऊपर फेंका गया है। धरती माता किधर लग रही हैं, किधर फोर्स लगाएंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगी, तो निगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे लेंगे। इसकी रफ्तार कितनी है 30t। अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर से वही 10 × t² करेंगे बच्चों, तो यहाँ से काटेंगे तो ये 5t आ गया। सो S2 बराबर क्या आया बच्चों, 30t - 5t²। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को जब आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब आप ऐड करेंगे बच्चों, क्या करना है, ऐड करना है। इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 जब आप करेंगे तो देखिएगा ये आपका कट जाएगा,
ये पॉजिटिव ये आपका जुड़ जाएगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड में S1 प्लस S2 हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। ये बराबर आ जाएगा 20 प्लस 30t बराबर हो जाएगा 50t बच्चों, ठीक है ना। और S1 प्लस S2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे आप 150 रख देंगे। 150 इज इक्वल्स टू 50t। तो बच्चों टाइम की वैल्यू यहाँ काटेंगे तो 3 सेकेंड आ जाएगा। कितना आएगा, t इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मिलेंगे आपस में, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जस्ट क्रॉस करेंगे या टकराएंगे, ठीक है। मेथड 2 रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉल ए, फिर से लिख देंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉल ए लिख देंगे बच्चों। तो ये बी उधर जा रहा है ऊपर की ओर, माइनस लगेगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जब यहाँ एक को ऊपर हमेशा वो नेगेटिव ले लेंगे, जब पूरे मोशन को एक साथ ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन ऑफ ए हो चाहे बी हो माइनस में आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू एक्सेलरेशन ऑफ बी की वैल्यू माइनस जी माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखेंगे। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, माइनस जी प्लस जी, ये आपस में कट जाएगा, ये आएगा 0। तो हमने पहले ही बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा 0 आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ले लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, इसको मैं वेक्टर हटा देता हूँ क्योंकि वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल बी या ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे वी बी माइनस वी ए हो जाएगा बच्चों। अब देखिए दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर बी का वेलोसिटी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, स्पीड पॉजिटिव ले रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड, तो ए को बच्चों हमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ए नीचे की ओर आ रहा है, बी ऊपर की ओर जा रहा है, मीटर पर सेकेंड। सो ये माइनस माइनस बेटा मल्टीप्लाई होकर फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है ना। अब फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। रिलेटिव डिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना है भैया, 150 मीटर है। कितना है, 150 मीटर। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, ये 50 मीटर है। इनटू आप क्या करेंगे, टाइम करेंगे, माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे, जो भी आपको करना है। रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड ए ये 0 है, इंटू टी स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू तो बच्चों 0 हो गई आपकी। ये फिर से क्या आ गया, 150 इज इक्वल्स टू 50t आ गया बच्चों। सो यहाँ से इसको काटेंगे फिर से ये 3 सेकेंड आएगा टाइम की वैल्यू। सो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड यहाँ फिर से आपका आ गया। तो चाहे मेथड 1 लगाइए चाहे मेथड 2 लगाइए। मेथड 2 रिलेटिव एक्सेलरेटेड मोशन का है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने किया है, और मेथड 1 हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला सवाल बच्चों हम करते हैं। बोला है ए मैन ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर ahead of a car moving with a velocity of 65 किलोमीटर in the same direction। ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है जो कह रहा है कि ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। और इस तरफ एक कार चल रहा है, ये कार है बच्चों, इसकी रफ्तार दे रखा है 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। आपसे बोला क्या है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू द कार। तो भैया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू कार लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेक्टर के टर्म में लिखना है लिखिए, नहीं तो मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख देते हैं हम लोग सारी बातें, मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख देते हैं बच्चों। वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो ये कितना है भैया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है सवाल में, और ये कितना है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल या स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या आएगा बच्चों, ये आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। लेकिन ये किधर चल रहा है, टुवर्ड्स कार चल रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स कार, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है।
10वां नंबर का सवाल क्या है, बोला है 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन्स आर क्रॉसिंग ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, with a velocity of 10 meter per second and 15 meter per second respectively, then time taken by the train to cross each other। देखिए एक ट्रेन है ए, मान लीजिए एक ट्रेन है, इसका नाम ए रख दे रहे हैं, ये हमारी रेलगाड़ी है, चुक 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 रेलगाड़ी, ये हमारा एक क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्रॉस करना, और ये आपका ट्रेन है, दोनों की लंबाई 50-50 मीटर दे रखा है बच्चों, है ना। ये बी है, ये चल रहा है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है इस तरफ 15 मीटर पर सेकंड से। दोनों की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 50 मीटर दिया हुआ है बच्चों सवाल में, ये भी 50 मीटर का है और ये भी 50 मीटर का है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो क्रॉस करने का मतलब होता है जब ये पूरा ये आखिरी वाली बोगी उसे बोलते हैं ना, और ये आखिरी वाली बोगी, आप ट्रेन ए की आखिरी वाली बोगी और ट्रेन बी की आखिरी वाली बोगी जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टोटल कितना टाइम लगेगा उस समय ये पूछा है। तो क्रॉस करने का मतलब फिर से मुझे बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। क्रॉस करने का मतलब ये होता है बच्चों, ट्रेन बी की बोगी ऐसे हो जाए, ऐसे, ये ट्रेन भी इधर चला गया, ये ट्रेन भी इधर जा रहा था 15 मीटर पर सेकंड से, तो आपसे पूछा है कितना समय लगेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इसमें आपको रिलेटिव पोजीशन निकालना या रिलेटिव डिस्टेंस निकालना। तो 50 मीटर प्लस 50 मीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा ट्रेन बी को ए को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए, वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ये 100 मीटर आ जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो बी ऑब्जेक्ट को या ए ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा बच्चों, ये आएगा 10। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 15 और -15 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस, तो 10 + 15 बराबर हो जाएगा बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव रफ्तार है दोनों ऑब्जेक्ट की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, एक्स ए बी कितना यहाँ हमारा आया है 100 मीटर। तो क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते यार, क्या लिखेंगे, एक्स ए बी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ए बी, ठीक है बच्चों। तो ये एक्स ए बी की वैल्यू 100 मीटर सवाल में आया है, और दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। काट देंगे तो ये आएगा बच्चों 4 सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा। 4 सेकेंड के बाद एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर देगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक चोर है, एक चोर की कार है, थीप का मतलब होता है चोर, एक जो कि कार में मूव कर रहा है जिसकी रफ्तार कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड है। ए थीप कार इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके पीछे कौन पड़ी है, पुलिस पड़ी हुई है। ए पुलिस वैन चेजिंग दिस कार विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए बता देते हैं, इसको बना देते हैं। बहुत अच्छा नहीं बनने वाला है, बहुत वीआईपी कार बना दी गई है पुलिस, ये चोर की है, ये है थीप का कार, थीप कार, ठीक है ना। यहाँ ऐसे ये चल रहा है, बोल रहा है सवाल में बोला है ये 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। इधर से बच्चों एक पुलिस की वैन आ रही है, पुलिस की कार आ रही है, जो भी है, पुलिस वाले इसमें बैठे हुए हैं। अब ये कितने रफ्तार से चल रही है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक गन है, बोला है ए बुलेट फायर्स ए बुलेट एट द थीफ कार विथ ए मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी क्या होता है भैया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द गन। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा से फायर किया गया है। यहाँ पे एक गन था, ध्यान दीजिएगा, ये एक गन मैं बना रहा हूँ, पुलिस वाले नहीं दिख रहे होंगे आपको क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, और उतना टाइम कहाँ है, ठीक है। तो जब इसने बुलेट, यहाँ मान लीजिए बुलेट है, ठीक है, जब पुलिस वाले लोग ने बुलेट को फायर नहीं किया था तो सवाल ये उठता है कि भैया बुलेट की इनिशियल रफ्तार कितनी है।
तो भैया ये जो कार है, पुलिस कार है, उसमें ही तो गन लेके बैठा होगा, तो जितनी रफ्तार से पुलिस वाला चल रहा होगा जो कि अपने कार में बैठा हुआ है, ठीक है, उतने ही रफ्तार से बुलेट चल रहा है या उतने ही रफ्तार से गन चल रहा है जितने रफ्तार से पुलिस की कार चल रही है। इनिशियली आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए क्योंकि उसी कार में ये गन लेके बैठा हुआ था, है ना। ठीक है, अब बोला है कि यहाँ से ये बुलेट फायर हो रहा है 72 किलोमीटर प्रति आवर से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से फायर हुआ। तो सबसे पहले ये किलोमीटर प्रति आवर दिया है, इसको आप मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे, गुणा कर देंगे 5/18 से, है ना। तो ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए 18 से इसको काटेंगे तो ये 4 आएगा, यानी कि जो मजल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में बुलेट की है बच्चों, ये 20 मीटर प्रति सेकंड है। कितना मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो सवाल हमारे मन में उठा, देखो 5 मीटर पर सेकंड से तो पहले बुलेट चल रहा था, तुमने 20 मीटर पर सेकंड और उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल रफ्तार बुलेट की कितनी हो गई बच्चों, टोटल रफ्तार, बुलेट की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू द धरती, बुलेट की रफ्तार, ये बुलेट की रफ्तार है विथ रिस्पेक्ट टू द कार है बच्चों, बुलेट की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू द कार है, हमें बुलेट की रफ्तार चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू धरती, ठीक है ना, बुलेट की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू धरती चाहिए। तो बुलेट की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लिखेंगे बच्चों, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड से बुलेट चोर के पीछे पीछे पड़ा है। कितने मीटर पर सेकेंड से, 25 मीटर पर सेकेंड से चोर के पीछे पीछे पड़ा है। अब ये बोला है फाइंड द स्पीड विथ विच द बुलेट विल हिट द कार। भैया चोर भी तो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, उसी दिशा में भाग रहा है जिस दिशा में पीछे पीछे बुलेट आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड से, 25 मीटर पर सेकंड से। तो अब आप लिखेंगे टोटल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, हमको पता चल गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता चल गया, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये आएगा 25 मीटर पर सेकेंड, और इधर कौन चल रहा है, कार चल रहा है जो कि 10 मीटर, ये कार चल रहा है, ये बुलेट चल रहा है, ये बुलेट की स्पीड है, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। कार की रफ्तार है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अरे आया हो, कहा बोला है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार निकाल लीजिए। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, तो 25 माइनस 10 कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, ओ भाई साहब ये तो और नोटिंग आ गई है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, ये बच्चों आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द स्पीड विथ विच द बुलेट विल हिट द कार इज, इसका आंसर क्या आया बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड से ठीक के पीछे। अब पीछे का मतलब कहीं भी आप सोच सकते हैं, यहाँ 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 या कहीं पीछे और, है ना। 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बुलेट घुसेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 15 मीटर पर सेकेंड से बुलेट हिट करेगा चोर को, ठीक है। आज के टॉपिक का या आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे सवाल पहले पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर मजा आएगा आपको करने में, फटाफट कर लेंगे। एक ट्रेन जो कि चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ट्रेन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 150 मीटर। भैया एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे ट्रेन है, ऊपर से मान लो ऐसे ट्रेन दिख रहा है आपको, है ना, ये ट्रेन दिख रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से बच्चों, है ना। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर दिया है सवाल में, कितना मीटर है, 150 मीटर। एक तोता है, ए पैरट इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन इन द साउथ विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक तोता है, तोता हरे रंग का होता है, मान लो ये हमारा तोता है, तोता कह रहा है भैया इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसकी रफ्तार कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तोता मिल गया, तू तोता मैं तेरी मैना, है ना। तो
सवाल में पूछा है द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन विल बी। भैया तोते को टोटल कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है, तोते की लंबाई तो मीटर में होनी नहीं है, पिद्दी भर का होगा तो उसका डायमेंशन इग्नोर कर देंगे। तो तोते को ट्रेन को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा भैया, 150 मीटर। लेकिन किस रफ्तार से, देखिएगा तोता इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ पैरेट माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। हम पैरेट की रफ्तार को पॉजिटिव मानेंगे तो ट्रेन की रफ्तार उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस फिर से गुणा हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा कितना, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी ऑफ तोता विथ रिस्पेक्ट टू रेलगाड़ी, है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है भैया, 150 मीटर। तो समैया कितना आएगा भैया, देखो कई लोग यही सारा अगर छोटा छोटा बात कंफ्यूज कर जाओगे तो भैया देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ट्रेन बराबर हो जाएगा पोजीशन, जो कि इसको कवर करना है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन डिवाइडेड बाई क्या करेंगे भैया, टाइम करेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन लगाएंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, जो कि कवर करना है रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पैरेट एंड ट्रेन, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो बच्चों ये हो जाएगा 150 मीटर डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला आएगा, और 150 को 15 से काटोगे बच्चों तो ये 10 सेकंड आ जाएगा, 10 सेकंड। तो आंसर क्या होगा भैया, 10 सेकंड। 10 सेकंड में तोता ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। अब इसमें ना एक छोटा सा और टॉपिक हमारा अभी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक क्या है उसको जरा मैं बता देता हूँ, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका माइंड क्लियर रहे कि यार अभी मोशन इन मंडी का एक छोटा सा टॉपिक और है। बताता हूँ क्या है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। मान लीजिए नदी के बहाव की दिशा में अगर आप तैरेंगे, या नदी के बहाव के उल्टे दिशा में आप तैरेंगे, वो भी हमारा मोशन इन मंडी में ही आता है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन ही आता है, लेकिन उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होना है बहुत जल्द, कल आपको मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।